नमस्कार साथियों, आज पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के हमारी पूरी टीम आपके बीच में है और इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे दोनों जिलाध्यक्ष पश्चिमी दिल्ली से चंद्रपाल बख्शी जी और नजफगढ़ से बहन राज शर्मा गौतम जी के साथ हमारी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है और आपसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल जो पेश किया गया सरकार का और जिसे विपक्ष ने अपनी एकजुटता को साबित करते हुए गिराने के लिए पूरी कोशिश की और अंत में उसको गिराया, तो आज उसके लिए आपसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को 3 बिल लोकसभा में पेश किए। इसमें पहला बिल 131वां संविधान संशोधन 2026 बिल था। दूसरा बिल परिसीमन विधेयक 2026 था और तीसरा बिल संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन 2026। ये तीनों बिल पेश किए गए। ये तीनों विधेयक एक दूसरे से इंटररिलेटेड थे, कनेक्टेड थे। हम सबको ज्ञात है कि सितंबर 2023 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था। महिला आरक्षण इस देश की दशकों पुरानी मांग थी, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास करके पूरा किया और इसके कारण सभी बहनों को लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में 33% का आरक्षण मिलना तय हुआ। लेकिन जब ये बिल पास हुआ उसी समय पर 2023 में इसके अंदर 2 शर्तें भी थी कि ये लागू तब होगा जब देश में जनगणना होगी, परिसीमन होगा। यानी 2023 में इस बात को तय कर दिया गया था कि जनगणना के बाद परिसीमन पर होने के बाद ही इस बिल को लागू किया जाएगा। 2024 में देश में आम चुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत कर आई, तो विपक्ष ने एक मांग रखी कि इस बार जब जनगणना होगी तो उसमें जाति को शामिल करना चाहिए। साथियों, जाति जनगणना हम सबको ज्ञात है कि हर 10 साल में होती है। 1952 से शुरू हुई है और उसके बाद हर 10 साल में जाति जनगणना होती है। तो जाति जनगणना को शामिल करने के जनसंख्या सेंसेक्स होता है। जाति जनगणना अभी तक कभी भी नहीं हुई थी, तो जाति जनगणना को शामिल करने के लिए सरकार ने इस बात को स्वीकार किया और 2021 के सेंसेक्स में जाति शामिल हो जाए इसके लिए कॉलम ऐड किया। जब ये कॉलम ऐड हुआ तो सरकार को लगा कि 140 करोड़ का देश बहुत बड़ा देश है और जाति जनगणना हमारी जनगणना के साथ जोड़ने से इसमें समय लगेगा, जिससे कि बहनों को आरक्षण का लाभ मिलने में देरी हो सकती है। इसीलिए सरकार ने इन 3 बिलों को पेश किया। इन 3 बिलों में हमारे सभी राज्यों में सीटें बढ़ाने का एक प्रोविज़न किया गया था। अब हम बात करते हैं राज्यों की। हमारे देश के अंदर जो अभी सीटों का हम रूप देखते हैं वो 1976 में बना था और 1976 में जो सीटें बनी थी वो 1971 की जनगणना पर बनी थी। तो 1971 की जनगणना पर जो 1976 में 550 लोकसभा की सीटें बनी वो आज 2026 तक यूं की यूं लागू हैं, क्योंकि जनगणना के ऊपर और फिर डिलिमिटेशन उसके आधार पर करने पर 2026 तक का सीलिंग लगा हुआ था, उसको फ्रीज किया गया था। 2026 में जनगणना के बाद परिसीमन होगा ये तय था। तो सरकार ने कोई नया काम नहीं किया जब उन्होंने कहा कि 2026 में जनगणना के बाद परिसीमन होगा। ये तय था जिसे 1976 में कर दिया गया था। हमारे देश में अभी तक जब भी जनगणना हुई है 10 साल में, तो संविधान में इस बात को व्याख्या की गई है कि हम हर बार भी परिसीमन कर सकते हैं, लेकिन 2026 तक परिसीमन फ्रीज किया गया था, इसलिए 76 के बाद 2026 तक परिसीमन नहीं हुआ। हमारे देश में जनसंख्या का जो आकार है वो आप सबके सामने है। 1976 में जब डिलिमिटेशन किया गया, परिसीमन किया गया, उस समय देश की जनसंख्या 54 करोड़ थी और आज 140 करोड़ है।
आज लोकसभाओं का जो क्षेत्र है, जो विधानसभाओं का क्षेत्र है, वो बहुत आपस में अंतर हो चुका है। कहीं पर 70,000 की लोकसभा है और कहीं पर 40 लाख की लोकसभा भी है। तो सरकार का मानना था कि सभी राज्यों को फिर से डिलिमिटेशन किया जाए। यहाँ पर हमारे जो साउथ की स्टेट है, उनका ये कहना था कि अगर आप जनगणना के आधार पर करते हैं तो बिहार, उत्तर प्रदेश या कहिए उत्तर भारत में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी है, दक्षिण में जनसंख्या कम बढ़ी है। इसके लिए सरकार ने एक फॉर्मूला निकाला और उस फॉर्मूले में सभी राज्यों की वर्तमान सीटों में 50% यानी एक ही अनुपात से देश के सभी राज्यों और जो हमारे यूटी स्टेट है उनमें लोकसभा सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव से पूरे देश के अंदर जो राज्यों का अनुपात है वो सेम रहता। उदाहरण के लिए अगर हम 5 जो हमारी साउथ की स्टेट हैं, जिसमें कि हमारी केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, इन 5 स्टेट्स को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 129 लोकसभा की सीटें वर्तमान में है और इनका जो हमारा वेटेज है 550 सीटों में वो 28.7 है। अगर हम डिलिमिटेशन 50% के अनुपात से सीटों को बढ़ाते हुए करते हैं तो ये सीटें हमारी 850 में 195 हो जाएंगी, 195। और ये जो रेशो वेटेज की अभी है वो सेम रहेगी 28.8। यानी अगर अभी देखें 550 में तो है 28.7, अगर 850 में 50% बढ़ाते हुए देखें तो ये हो जाएगी 28.8। यानी ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्ष ने करी कि उत्तर और दक्षिण में अंतर हो जाएगा, सीटों में इतना अंतर हो जाएगा कि दक्षिण का महत्व ही खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ है, ये भ्रम फैलाने की कोशिश है। अब दूसरा सवाल जो विपक्ष ने किया कि जब आप डिलिमिटेशन करेंगे तो हमें नहीं पता आप कैसे करेंगे, हम आप पे भरोसा कैसे करें। तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने उनको बताया कि 1952 में सबसे पहले डिलिमिटेशन हुआ, फिर 1963 में हुआ, फिर 1973 में हुआ और 2002 में हुआ। डिलिमिटेशन की कमेटी बनी हुई है, जो 3 लोग हैं वो अपनी पोस्ट से इसके अंदर अपॉइंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन, ये 2 फिक्स रहते हैं और फिर हर स्टेट का इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो गृह मंत्री जी ने साफ किया कि पिछले 4 डिलिमिटेशन में जो कमेटी रही है वही कमेटी इस बार भी रहने वाली है, यानी उसके अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम इस डिलिमिटेशन की बात करें तो यहाँ अगर सीटें 550 से बढ़कर 850 होती तो सभी राज्यों के अंदर 50% सीटें बढ़ती, यानी महिलाओं को भी सीटें मिलती और क्षेत्र के जो हमारे निवासी हैं उनको भी छोटी संख्या के ऊपर अपना जनप्रतिनिधि मिलता, चाहे वो विधायक है या वो सांसद, तो उनकी बात भी आराम से सुनी जाती। और उससे भी बड़ी बातें हैं, अभी हमारी 550 सीटों में 131 सीटें आरक्षित हैं, जो हमारी SC ST और बाकी आरक्षण है, ये आरक्षण की सीटें बढ़कर भी 205 हो जाती। यानी अगर हम कुल मिलाकर इस पूरे तीनों बिलों के आउटकम को देखें, इसके परिणाम को देखें, तो हमारे 3 परिणाम होने थे। सभी राज्यों के अंदर समान अनुपात में 50% सीटें बढ़नी थी, 33% महिलाओं का आरक्षण लागू होना था, SC ST और आरक्षित सीटों की बढ़ोतरी होनी थी और हमारा ये परिसीमन का लाभ 2029 के चुनाव में बहनों को और देश को मिल सकता था। अब विपक्ष ने डिलिमिटेशन के ऊपर सवाल उठाया, तो डिलिमिटेशन सरकार सिर्फ साधारण मेजोरिटी से कर सकती है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो डिलिमिटेशन को विपक्ष कभी भी नहीं रोक सकता। सिर्फ इस बिल को इसलिए पेश किया गया था कि सेंसेक्स और डिलिमिटेशन करके अगर रूटीन प्रोसेस में इसमें बढ़ेंगे तो कहीं 2029 की डेट क्रॉस हो गई तो बहनों को उनका मिलने वाला हक और डिले हो जाएगा। इसीलिए इस संशोधन बिल को पेश किया गया, जिसे विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने, TMC ने, DMK ने और SP पार्टी ने मिलकर गिरा दिया। और सिर्फ मिलकर इस बिल को गिराकर उनकी पूर्ति नहीं हुई, उन्होंने मेजों को थपथपाया, मिठाई बांटने का काम किया। यानी इस देश की बहनों का
हक जो दशकों से वो इंतजार कर रही थी, उसको लागू करने में और अधिक देरी करने का एक जो बिल गिराकर उन्होंने काम किया है, हम इसके लिए उनकी बहुत निंदा करते हैं और कहते हैं कि पूरी देश की आधी आबादी इंतजार कर रही थी, लेकिन आपने अपना असली चरित्र, अपना असली चेहरा फिर से दिखाया है और फिर से इस बिल को आपने गिराया है और देश की आधी आबादी आपको कभी इसके लिए माफ़ नहीं करेगी। हम जिस तरीके से एक आदेश जारी हुआ कि सभी सांसद अपने लोकसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी मैम? जमीन पर सड़क पर उतरकर इस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे जाएंगे, प्रदर्शन किए जाएंगे पक्ष में? ये बिल सिर्फ सरकार से संबंधित नहीं था, ये बिल महिलाओं के हिस्सेदारी से संबंधित था और महिलाओं को इस बात का बहुत इंतज़ार था कि जैसे ये बिल पास होगा तो उन्हें विधानसभा लोकसभा में उनका हक मिलने की तरफ वो उनका कदम बढ़ेंगे। अब जब ये बिल जानबूझकर, जिसमें किसी का नुकसान नहीं था, फिर भी अगर इस बिल को साजिश करके गिराया है तो देश की बहनों को, देश की बेटियों को पता होना चाहिए कि इन विपक्षी दलों का चेहरा क्या है, ये कहते क्या हैं और करते क्या हैं। तो इसीलिए जन जागरूकता का काम हम जरूर करेंगे। मैम, अभी चुनाव चल रहे हैं कई राज्यों में और ये बिल जो गिरा है आरक्षण का 35% का, ये सीधा सीधा क्या असर पड़ेगा चुनाव में? इस बिल का इन चुनाव से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इस बिल को लागू होने के लिए 29 के लिए हम बढ़ रहे थे। तो इस बिल के पास होने का, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फ़ायदा तो सबको हो सकता है कि बहनों को लगेगा कि जो राजनीतिक लोग कहते हैं वो करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बिल से होने से सबका फ़ायदा हो सकता था। नुकसान सिर्फ हमारी जो बहनों का हुआ है, उनके हक में देरी का हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधन करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं होने की तरफ आप सबको बढ़ने दूंगा, हम फिर से कोशिश करेंगे, फिर से प्रयास करेंगे, लेकिन और देरी की तरफ आज विपक्ष ने हमें बढ़ा दिया है। दिल्ली की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? दिल्ली में सभी राज्यों की बहनें रहती हैं और दिल्ली एक मल्टी स्टेट हमारी ऐसा राज्य है जहाँ पर सबको अपना लगता है और यहाँ पर सभी बहन, सभी बेटियाँ बहुत मेहनत कर रही हैं और दिल्ली ही क्यों, आज तो पूरे भारत के अंदर कर रही हैं। लेकिन मैं दिल्ली से लोकसभा की सांसद हूँ, तो मैं दिल्ली की बहनों को कहना चाहती हूँ कि आपने अपनी हिम्मत कभी नहीं छोड़ी है, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं। राजनीति में आपका हक देने के लिए प्रधानमंत्री जी की कोशिश एक बार फिर से इन्होंने पीछे करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा है। इस बिल को पास कराने के लिए फिर से सरकार प्रयास करेगी और ये जो बिल है ये किसी एक पार्टी या एक राज्य के लिए नहीं है, ये पूरे देश की महिला शक्ति के, मातृत्व के लिए शक्ति देने का बिल है। मैम, एक सवाल है कि अगर ये एक साधारण सा सवाल है कि अगर आम दिल्ली की जनता अगर ये बिल पास हो जाता तो साधारण शब्दों में महिलाओं को क्या क्या फायदा मिल सकता है, उस फायदों के बारे में थोड़ा बता दीजिए। महिलाओं को जब से निगम या लोकल बॉडीज़ में आरक्षण मिला है, 33% मिला, फिर 50% मिला, तो आप ये देखेंगे कि राजनीति में एक आम घर की बहन बेटियों का विश्वास बढ़ा, क्योंकि वो उनसे जाकर मिल सकती हैं और जो महिला होती है वो परिवार के सदस्य के रूप में सबसे मिलती हैं। तो एक राजनीति में आम बहन का या आम परिवार का भी एक विश्वास बना। अब अगर ये बिल पास होता तो दिल्ली में सीटें बढ़ती और सीटें बढ़ने से जो बहनें ऐसे परिवारों से हैं जो राजनीति से नहीं है उनको भी मौका मिलता, क्योंकि हमारी पार्टी में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक आह्वान किया है कि मैं 1 लाख ऐसे युवाओं को, बेटे बेटियों का आह्वान करता हूं वो राजनीति में आए जिनके घर में से कोई भी राजनीति में नहीं है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए नीतियों की आवश्यकता होती है और नीति निर्धारण सरकार के द्वारा ही किया जाता है। तो अगर एक आम घर की बेटी या कोई भी एक ऐसा बच्चा राजनीति में आता है जो पीछे से जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, तो उनको अधिक आने का, क्योंकि सीटें सभी बढ़ती तो सबको मौका मिलता, कहीं ना कहीं सबके लिए ये अच्छी बात होती। मैम, मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि तत्कालीन आंकड़ों के साथ 33% क्यों नहीं, और दूसरा सवाल ये है कि ठीक है विरोधी जो भी कर रहा है, पार्टी अपने लेवल पे 33% की घोषणा क्यों नहीं कर रही कि हम चलो जी 33% कर रहे हैं।
आपने पहला सवाल किया कि 550 पर ही 33% आरक्षण क्यों नहीं किया। इस बिल को सबसे पहले 1996 में HD देवगौड़ा जी लेकर आए। 1997 में ये बिल लोकसभा में नहीं आया। 1998 में अटल बिहारी जी लेकर आए। 1999 में लेकर आए, लेकिन हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, हम इस बिल को पास नहीं करा पाए। फिर ये बिल कांग्रेस के टाइम में 2008 में राज्यसभा में आया और इसे 2010 में मनमोहन जी की जब सरकार थी राज्यसभा में पास करा दिया गया, लेकिन इसको लोकसभा में पेश ही नहीं किया गया। यानी कांग्रेस ने कभी हिम्मत ही नहीं जुटाई कि जो बिल राज्यसभा से पास है उसे लोकसभा में ले आए, क्योंकि उनके गठबंधन के लोग इस बिल के हित में नहीं थे। 2010 से ये बिल ठंडे बस्ते में चला गया। अब जब प्रधानमंत्री जी ने 2023 में इस बिल को पास किया, तो जब नई संसद देश को समर्पित हुई तो पहला बिल वहाँ पर महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो, इसके लिए इसको वहाँ पर सबसे पहले पास किया गया। जब ये बिल 2023 में पास हुआ, उस समय 2021 आ चुका था। 2021 का मतलब है जनगणना शुरू हो जानी चाहिए थी। अब जब जनगणना शुरू होती है तो वो हमेशा 2011 में, 2021 में, 2031 में इस तरह से होती है और तकरीबन 4-5 साल में वो जनगणना पूरी हो जाती है। तो जब हम 2023 में किसी बिल को लेकर आ रहे हैं और जनगणना ड्यू है, तो हम उसको अगली जनगणना के आधार पर ही करेंगे, पहली बात। अब आप कहेंगे फिर जनगणना हुई क्यों नहीं? जनगणना ना होने के दो कारण रहे, क्योंकि कोविड की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे पूरा डिप्लॉय होना चाहिए था उसमें समय लगा। उसमें 2021 से वो 23 हुआ, फिर इस बीच में चुनाव आए। चुनाव में विपक्ष ने कहा कि आप इसमें जाति जनगणना शामिल करिए, तो सरकार ने पहल करते हुए, कांग्रेस ने कभी नहीं की, जो 60 साल रहकर चले गए उन्होंने कभी जाति जनगणना नहीं करी, लेकिन हमारी पार्टी पर बार बार कहा कि जाति जनगणना कराइए और हमारी पार्टी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है कराते हैं। तो इसीलिए जब अगली जनगणना आ चुकी थी तो इसको उसी से लिंक करना आवश्यक था। अब इसीलिए ये संशोधन बिल जो 131वां संशोधन है बुलाया गया कि वो जनगणना नहीं हो पा रही, क्योंकि आप अगर खुद देखेंगे, किसी भी एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको करूं, प्रकाश सिंह बादल जी सब जानते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। बादल उनके नाम के पीछे है, बादल उनका सरनेम नहीं है, बादल उनके गांव का नाम है और उस गांव में, उस हलके में सभी लोग अपने नाम के पीछे बादल लगाते हैं, चाहे वो 36 बिरादरी में से कोई भी जाति के हों। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ग्राउंड पर आई जाति को ढूंढने में, इसीलिए लगा कि जनगणना में जाति शामिल करने से जनगणना में देरी हो रही है। लेकिन वो जनगणना को टाइम से करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पीछे ना छूट जाए और जनगणना के आधार पर अगर मान लीजिए हम कल को डिलिमिटेशन करना चाहें, डिलिमिटेशन कमीशन ऑब्वियसली, तो वो जनसंख्या के आधार पर अगर करेंगे तो दक्षिण का तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो इसलिए सरकार ने वेटेज देते हुए एक ऐसा रास्ता निकाला कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, जो 1976 में तय किया गया था वही वेटेज रहे, यानी किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। तो क्षेत्रों के साथ यानी राज्यों के साथ न्याय हो रहा था, आरक्षित सीटों के साथ न्याय हो रहा था, महिलाओं के साथ हो रहा था और जनगणना को जाति पे जाने के लिए सफिशिएंट समय मिल सकता था, कोई जल्दबाजी नहीं होती। तो ये तीनों अधिनियम इस देश के संविधान को मजबूत करने के लिए थे, किसी भी एक व्यक्ति के हक को ये कम या नुकसान नहीं कर रहे हैं। प्रश्न है कि आम जनता जो है वो ये नहीं समझ पा रही है कि जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने से उसको क्या लाभ होता है, क्या इसका? इस समय क्योंकि हम पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में हम यहीं की बात करते हैं, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में वोटर है 26 लाख। 26 लाख वोट में आप समझिए कि 5 साल जनप्रतिनिधि, जो कि वर्तमान में मैं हूँ, मैं चाहूँ भी तो लोगों से मिल नहीं सकती हूँ। एक अगर हम 1976 की जनगणना पे देखें तो ये तकरीबन 10 लाख के ऊपर होना चाहिए। ऑफिसर्स और नेता में जो जनता को कंफर्ट देता है, जो उनकी बात को समझता है, उनकी तकलीफ को आगे रखने की कोशिश करता है, वो हमेशा नेता होता है। तो अगर नेता का क्षेत्र छोटा होता है
तो वो अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर सकता है, लोगों से मिल सकता है, लोगों का उनके ऊपर विश्वास और उसका लोगों के ऊपर विश्वास रहता है। आपके एक घर में एक संख्या होती है, उस घर में अगर मान लीजिए एक घर में 20 लोग रहते हों या 5 लोग रहेंगे या 10 रहेंगे, तो आपस में कोऑर्डिनेशन बेटर होगा। और जब डिलिमिटेशन रखा गया है देश में, 1976 में किया गया 54 करोड़ पे, आज 140 करोड़ पे अगर वही जनप्रतिनिधि हैं, तो यकीन मानिए जनप्रतिनिधि को भी दिक्कत होती है। और जनप्रतिनिधि की दिक्कत को आप पीछे कर दीजिए, जनता को दिक्कत होती है। वो चाहे भी तो हम उनके क्षेत्र में बार बार कहते हैं आइए, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, जनता को भी इससे बहुत दिक्कत होती है। अगर क्षेत्र कंट्रोल का हो, एक निश्चित संख्या उसके अंदर होगी, तो लोगों का और जनप्रतिनिधि का जुड़ाव और नीति निर्धारण में नीतियों के बारे में उनकी राय लेना, उनको सम्मिलित करना आसान होगा। इसीलिए प्रपोर्शनेट रखा जाता है। क्लास में भी रेशो होती है, क्लास में भी 30 बच्चे से ऊपर आप नहीं ले सकते। तो ये तो देश का सवाल है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम सीधे सीधे तौर पर देखने में तो आपको लगेगा कि ये संख्या बढ़ाने का है, लेकिन ये संख्या नहीं, ये भागीदारी बढ़ाने का है। और भागीदारी नीति में भी बढ़ाने का है, सामाजिक रूप से भी बढ़ाने का है, और बहनों को आर्थिक रूप से नीतियां बने इसको बढ़ाने का भी है। तो जैसे ये तीनों बिल आपस में लिंक है, ऐसे ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करना भी समाज के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हर तरह से आवश्यक है।